नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री ने संविधान को बताया राष्ट्र का मार्गदर्शक। कहा देश विज्ञान, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहा है आगे। आगामी महाकुंभ का किया जिक्र। कहा सामाजिक विभाजन और विद्वेष को खत्म करने का ले संकल्प। दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों पर कसा शिकंजा। पुलिस ने 15 और अवैध प्रवासियों को दबोचा, 8 को वापस भेजा गया बांग्लादेश। वहीं अवैध वोटरों को लेकर भाजपा का केजरीवाल पर निशाना। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड सहित उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी। उत्तराखंड के चमोली जिले में हिमस्खलन की चेतावनी। श्रीनगर सहित कई क्षेत्रों में यातायात बाधित। दक्षिण कोरिया में भीषण हवाई हादसे की शुरू हुई जांच। राहत और बचाव दल ने बरामद किया ब्लैक बॉक्स। मुआन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर हुई दुर्घटना में 179 लोगों की गई जान। पक्षी के टकराने से हुआ हादसा। सेंचुरियन टेस्ट में पाकिस्तान को 2 विकेट से हराकर दक्षिण अफ्रीका ने रचा इतिहास। जीत के साथ ही विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहली बार बनाई जगह। और आइए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक कार्यक्रम मन की बात में भारतीय संस्कृति और परंपराओं के वैश्विक पटल पर विस्तार की सराहना की। उन्होंने प्रयागराज में आयोजित होने वाले भव्य कुंभ को भारतीय संस्कृति का सच्चा परिचायक और एकता का सूचक बताया। तो वहीं दूर दराज के देशों में भारत की सांस्कृतिक विरासत के विस्तार पर प्रसन्नता भी व्यक्त की। आगामी 13 जनवरी से प्रयागराज में सबसे बड़े धार्मिक समागम महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है, जो 45 दिनों तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यक्रम मन की बात में आगामी महाकुंभ की प्रमुखता से चर्चा की। उन्होंने कहा कि कुंभ का धार्मिक महत्व तो है ही, साथ ही इसकी विशालता और विविधता भी इसकी विशेषता है, जिसमें कहीं कोई भेदभाव नहीं दिखता। उन्होंने कहा कि एकता का ऐसा दृश्य विश्व में कहीं और देखने को नहीं मिलता। उन्होंने बताया कि इस ऐतिहासिक समागम में श्रद्धालु डिजिटल महाकुंभ के भी साक्षी बनेंगे। इस बार प्रयागराज में देश और दुनिया के श्रद्धालु डिजिटल महाकुंभ के भी साक्षी बनेंगे। डिजिटल नेविगेशन की मदद से आपको अलग अलग घाट, मंदिर, साधुओं के अखाड़ों तक पहुंचने का रास्ता मिलेगा। यही नेविगेशन सिस्टम आपको पार्किंग तक पहुंचने में भी मदद करेगा। पहली बार कुंभ आयोजन में एआई चैटबॉट का प्रयोग होगा। एआई चैटबॉट के माध्यम से 11 भारतीय भाषाओं में कुंभ से जुड़ी हर तरह की जानकारी हासिल की जा सकेगी। इस चैटबॉट से कोई भी टेक्स्ट टाइप करके या बोलकर किसी भी तरह की मदद मांग सकता है। पूरा मेला क्षेत्र को एआई पावर्ड कैमरा से कवर किया जा रहा है। कुंभ में अगर कोई अपने परिचित से बिछड़ जाएगा तो इन कैमरों से उन्हें खोजने में भी मदद मिलेगी। श्रद्धालुओं को डिजिटल लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर की सुविधा भी मिलेगी। श्रद्धालुओं को मोबाइल पर गवर्नमेंट अप्रूव्ड टूर पैकेजेस, ठहरने की जगह और होम स्टे के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। आप भी महाकुंभ में जाएं तो इन सुविधाओं का लाभ अवश्य उठाएं। और हाँ, हैशटैग एकता का महाकुंभ के साथ अपनी सेल्फी जरूर अपलोड करिएगा। दुनिया में आज के दिन भारतीय संस्कृति को जानने की ललक बढ़ी है। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कुछ उदाहरण देते हुए कहा कि पिछले दिनों मिस्र में आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता में भारतीय संस्कृति की झलक देखने को मिली, जिसमें 23,000 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। वहीं पराग्वे में एरिका ह्यूबर आयुर्वेद को लेकर मुफ्त परामर्श देती हैं। फिजी में तमिल को लोकप्रिय बनाने के लिए शिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।
ये बातें, ये घटनाएं सिर्फ सफलता की कहानियां नहीं है, ये हमारी सांस्कृतिक विरासत की भी गाथाएं हैं। ये उदाहरण हमें गर्व से भर देते हैं। आर्ट से आयुर्वेद तक और लैंग्वेज से लेकर म्यूजिक तक भारत में इतना कुछ है जो दुनिया में छा रहा है। एक तरफ दुनिया के कई देश भारतीय संस्कृति से आकर्षित हो रहे हैं, तो वहीं भारत अगले साल महाकुंभ जैसे विशाल और भव्य आयोजन के जरिए अपनी विविधता का परिचय कराने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। देश विज्ञान का क्षेत्र, स्वास्थ्य, शिक्षा हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने स्वास्थ्य क्षेत्र में मलेरिया और कैंसर जैसी बीमारियों का जिक्र करते हुए कहा कि लोग पहले से इन बीमारियों को लेकर जागरूक हो रहे हैं और कैंसर और मलेरिया पर भारत को लेकर हालिया रिपोर्ट काफी संतोषजनक है। देखिए एक खास रिपोर्ट। स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत लगातार नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। मलेरिया और कैंसर के क्षेत्र में हाल में देश ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। मलेरिया बीमारी का 1 महीने से लेकर 5 साल तक के बच्चों की जान लेने वाली सभी संक्रामक बीमारियों में तीसरा स्थान है। लेकिन भारत में मलेरिया से मरने वालों की संख्या कम हुई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2015 से 2023 के बीच मलेरिया के मामलों और इससे होने वाली मौतों में 80% की कमी आई है। इस सफलता में जन भागीदारी ने जहां अहम भूमिका निभाई है, वहीं तकनीक और सोशल मीडिया का भी लोगों ने इस दिशा में सहारा लिया है। मन की बात कार्यक्रम में देश के कई कोनों में किए जा रहे प्रयासों का उदाहरण देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने मलेरिया के खिलाफ जंग को और तेज करने की बात कही। असम में जोरहाट के चाय बागानों में मलेरिया 4 साल पहले तक लोगों की चिंता की एक बड़ी वजह बना हुआ था, लेकिन जब इसके उन्मूलन के लिए चाय बागान में रहने वाले एकजुट हुए तो इसमें काफी हद तक सफलता मिलने लगी। अपने इस प्रयास में उन्होंने टेक्नोलॉजी के साथ साथ सोशल मीडिया का भी भरपूर इस्तेमाल किया है। इसी तरह हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले ने मलेरिया पर नियंत्रण के लिए बड़ा अच्छा मॉडल पेश किया। यहाँ मलेरिया की मॉनिटरिंग के लिए जन भागीदारी काफी सफल रही है। नुक्कड़ नाटक और रेडियो के जरिए ऐसे संदेशों पर जोर दिया गया जिससे मच्छरों की ब्रीडिंग कम करने में काफी मदद मिली है। देश भर में ऐसे प्रयासों से ही हम मलेरिया के खिलाफ जंग को और तेजी से आगे बढ़ा पाए हैं। कैंसर बीमारी को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ी है। भारतीय लोग अब कैंसर का इलाज समय पर करवा पा रहे हैं। दुनिया के प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल लैंसेट के अनुसार भारत में कैंसर का इलाज समय पर शुरू होने की संभावना काफी बढ़ गई है। 30 दिनों के भीतर कैंसर का इलाज शुरू होने में आयुष्मान भारत योजना की अहम भूमिका सामने आ रही है। इस योजना के कारण 90% मरीज समय से अपना इलाज शुरू करवाने में सक्षम हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना कैंसर के इलाज में मददगार साबित हो रही है। सबके प्रयास से कैंसर को हराने का संकल्प और मजबूत हुआ है। इस सफलता का क्रेडिट उन सभी को जाता है जिन्होंने जागरूकता फैलाने में अपना अहम योगदान दिया है। कैंसर से मुकाबले के लिए एक ही मंत्र है, अवेयरनेस, एक्शन और एश्योरेंस। अवेयरनेस यानी कैंसर और इसके लक्षणों के प्रति जागरूकता, एक्शन यानी समय पर जांच और इलाज, एश्योरेंस यानी मरीजों के लिए हर मदद उपलब्ध होने का विश्वास। आइए हम सब मिलकर कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई को तेजी से आगे ले जाएं और ज्यादा से ज्यादा मरीजों की मदद करें। केंद्र सरकार के प्रयास के कारण आम जनता पहले के मुकाबले मलेरिया, कैंसर, टीबी और अन्य बीमारियों से अब काफी लड़ रही है। सरकार की स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं और बीमारियों के प्रति बढ़ती जागरूकता से देश स्वस्थ भारत के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और 2024 में खेल के क्षेत्र में भारत ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। क्रिकेट, शतरंज, पेरिस ओलंपिक और पैरालंपिक में भारत ने झंडे गाड़े हैं। मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी ने बस्तर में हुए अनोखे ओलंपिक का जिक्र कर स्थानीय खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर देने को कहा है।
जिससे कि वे आने वाले समय में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन कर सकेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री ने साइकिलिंग के जरिए फिटनेस को जीवन का हिस्सा बनाने के लिए भी कहा। खेल के क्षेत्र में भारत लगातार नए कीर्तिमान गढ़ रहा है। छोटे छोटे शहरों से आ रही खेल प्रतिभा अपने अदम्य साहस और जज्बे के बल पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन कर रही है। इसमें स्थानीय स्तर पर खेली जाने वाली प्रतियोगिताओं का अहम योगदान है। इसी तरह बस्तर में हुआ ओलंपिक अनोखा आयोजन रहा। कभी माओवादी हिंसा का गवाह रहा बस्तर इस बार खेल के विकास और संस्कृति को बढ़ावा देने वाले आयोजन का गवाह बना। इस ओलंपिक में 7 जिलों के 1,65,000 खिलाड़ियों ने भाग लिया। इस आयोजन में जहां अलग अलग तरह के खेलों में खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का परचम लहराया, वहीं बस्तर की समृद्ध संस्कृति की झलक भी देखने को मिली। एथलेटिक्स, तीरंदाजी, बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी, वेटलिफ्टिंग, कराटे, कबड्डी, खो खो और वॉलीबॉल, हर खेल में हमारे युवाओं ने अपनी प्रतिभा का परचम लहराया है। कारी कश्यप जी की कहानी मुझे बहुत प्रेरित करती है। एक छोटे से गांव से आने वाली कारी जी ने तीरंदाजी में रजत पदक जीता है। एक समय नक्सली प्रभाव में आए पुनेम जी आज व्हीलचेयर पर दौड़कर मेडल जीत रहे हैं। उनका साहस और हौसला हर किसी के लिए प्रेरणा है। कोंडा गांव के तीरंदाज रंजू सौरी जी को बस्तर यूथ आइकॉन चुना गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे देश में आ रहे बदलाव और युवा साथियों के जोश और जज्बे का प्रतीक है। साथ ही उन्होंने हैशटैग खेलेगा भारत जीतेगा भारत के साथ स्थानीय खिलाड़ियों से अपनी कहानी साझा करने को कहा। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं, अपने क्षेत्र में ऐसे खेल आयोजनों को प्रोत्साहित करें। हैशटैग खेलेगा भारत जीतेगा भारत के साथ अपने क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं की कहानियां साझा करें। स्थानीय खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर दें। याद रखिए, खेल से न केवल शारीरिक विकास होता है, बल्कि ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से समाज को जोड़ने का भी एक सशक्त माध्यम है। तो खूब खेलिए, खूब खेलिए। सर्दी के मौसम में स्कीइंग और पतंगबाजी जैसे खेलों को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं लोग फिटनेस को दिनचर्या का हिस्सा बना रहे हैं। अभी हाल में हैशटैग संडे ऑन साइकिल और हैशटैग साइकिलिंग ट्यूसडे जैसे अभियानों से साइकिलिंग को बढ़ावा मिला है। साइकिलिंग के कारण लोग एक तरफ फिटनेस की ओर बढ़ रहे हैं, वहीं प्रकृति के साथ भी जुड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं महाकुंभ के आयोजन पर सपा लगातार निशाना साध रही है। अब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को इस बात से परेशानी है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राष्ट्रपति समेत तमाम गणमान्य लोगों को कुंभ आने का निमंत्रण क्यों दे रहे हैं, और इसको लेकर भी आज सियासत गर्म रही। महाकुंभ भारतीय संस्कृति, एकता और समरसता का सबसे बड़ा प्रतीक। यह आयोजन न केवल आस्था का संगम है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए भारतीय परंपरा और सहिष्णुता का संदेश है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि महाकुंभ जैसे पवित्र आयोजन को भी सियासत के तराजू में तौलने की कोशिश हो रही है। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली पहुंचकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ समेत तमाम गणमान्य व्यक्तियों को महाकुंभ में आने का न्योता दिया। उनका यह कदम किसी बड़े आयोजन में निमंत्रण दिए जाने की भारतीय परंपरा का पालन करने और महाकुंभ को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने का प्रयास माना जा रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को शायद यह रास नहीं आया। उनका कहना है कि महाकुंभ में निमंत्रण देने की परंपरा नहीं है। कुंभ में निमंत्रण नहीं दिया जाता है। कुंभ में अपने आप लोग आते हैं, आस्था से आते हैं। हालांकि मैं किसी के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता हूं। जो हम लोगों ने अपने धर्म के बारे में सीखा, समझा और पढ़ा है वो यही है कि ऐसे आयोजनों में लोग स्वयं आते हैं। ये पहली बार नहीं है कि अखिलेश यादव और सपा कुंभ को लेकर इस तरह के विवाद पैदा करना चाह रही है। इसी हफ्ते उन्होंने कुंभ की तैयारियों को लेकर सवाल उठाए थे और दावा किया था कि संगम पर बदइंतजामी है। अब इसे सिर्फ मीन मेख निकालने की राजनीतिक प्रवृत्ति कहा जाए या फिर अपने वोट बैंक को खुश करने का सियासी दांव। खैर, उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अच्छा राजनीतिक कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि आस्था के कुंभ में अखिलेश जी भी आकर अपने पापों को धो लें।
मैं समाजवादी पार्टी के मुखिया से भी कहना चाहता हूं, आप भी आइए, पुण्य प्राप्त करिए, पापों को धोइए। ये सबके लिए महाकुंभ का एक ऐसा अवसर सनातन धर्म मानने वालों का है। सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। कुंभ का आयोजन पूरी तरह से धार्मिक है और सनातन की आस्था इससे गहराई तक जुड़ी है, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्थाएं, परिवहन के साथ साथ सुरक्षा, स्वास्थ्य की जिम्मेदारी उस सरकार की होती है जहां कुंभ का आयोजन होता है। ऐसे में राजनीतिक दलों का प्रयास आयोजन को लेकर खींचातानी और अनावश्यक विवाद पैदा करने से अलग होना चाहिए और इस आस्था के पर्व में समरसता के साथ सहयोग देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची को लेकर सियासी घमासान बढ़ता जा रहा है। दिलचस्प है कि आप सांसद संजय ने आरोप लगाया है कि भाजपा उनका पत्नी का नाम वोटर लिस्ट से कटवाना चाहती है, तो बीजेपी ने खुलासा किया है कि आप पार्टी से जुड़ी 2 महिलाओं ने ही उसके लिए आवेदन दिया है। ये उनका पारिवारिक मामला है और अब संजय सिंह ही बताएं कि इन महिलाओं से उनके क्या संबंध हैं। इस बीच चुनाव आयोग ने कहा है कि वो सभी की शिकायतों और दावों पर जांच के बाद ही 6 जनवरी को संशोधित वोटर लिस्ट जारी करेगी। दिल्ली में मतदाता सूची को लेकर विवाद में एक नया कोण जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने और कटवाने की शिकायत को लेकर चुनाव आयोग को पत्र लिख चुकी है। वहीं चौंकाने वाला दावा आप सांसद संजय सिंह का सामने आया जब उन्होंने अपनी पत्नी अनीता सिंह का नाम वोटर लिस्ट से कटवाने के प्रयासों के आरोप भाजपा पर मढ़ दिए। संजय सिंह को जवाब दिया दिल्ली भाजपा के प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा ने। उन्होंने कहा कि भाजपा इस तरह के निचले स्तर की राजनीति नहीं करती है, जबकि सुर्खियों में रहने के लिए नौटंकी करना आम आदमी पार्टी की आदत है। सबके वोट कटवा के चुनाव जीतना चाहते हो। जब अरविंद केजरीवाल जी के क्षेत्र में एक सांसद की पत्नी का जो पूर्वांचल की रहने वाली है, उनका वोट आप कटवा रहे हो। संजय सिंह अब सम्मानित सांसद है, भाभी जी घर पर हैं और उनका वोट भी है। और जो 2 एप्लीकेशंस लगाई गई हैं, एक का नाम मधु है और एक का नाम सुरेश देवी है, जिन्होंने वोट काटने की। तो मैं संजय सिंह से पूछना चाहता हूँ, ईमानदारी से एक बार अपने गिरेबान में झांक के पूछें, अपने घर में भाभी जी से भी पूछें कि ये दोनों महिलाएं कौन हैं। पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मतदाता सूची में गड़बड़ी को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने भी की। उन्होंने दावा किया कि उनके विधानसभा क्षेत्र में 5000 नाम कटवाने और 7500 नए नाम जोड़ने के आवेदन दिए गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि यह भाजपा का ऑपरेशन कमल है और इसके जरिए वो चुनाव जीतना चाहती है। केजरीवाल पर पलटवार करते हुए वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि शराब घोटाले के आरोपी शीशमहल के दागदार दिल्ली में अवैध वोटर बसाने का काम कर रहे हैं और अब जब पोल खुल रही है तो धमकी देते हुए घूम रहे हैं। मेरी विधानसभा में टोटल वोट 1,06,000 हैं। 1,06,000 में से लगभग 5% वोट ये डिलीट करवा रहे हैं, 7.5% वोट ये ऐड करवा रहे हैं। तो चुनाव कराने का जरूरत ही क्या है? चुनाव बचा क्या उसके बाद? चुनाव तो कुछ नहीं बचा। 12% वोट अगर इधर के उधर कर देंगे तो फिर तो चुनाव कुछ बचा ही नहीं। अरविंद केजरीवाल, मैं आपसे कह रहा हूँ, नई दिल्ली नहीं पूरी दिल्ली में अवैध वोट बनाने का काम आप और आपकी पार्टी कर रहे हैं। अवैध मतदाता बनाने का काम कर रहे हैं और ये साजिश आप हर विधानसभा चुनाव से पहले करते हो। 2014 में अचानक 14 लाख वोट बढ़ते हैं, 2019 में अचानक 9 लाख वोट बढ़ते हैं और अब जब 2025 का चुनाव आने वाला है तो फिर अचानक ये वोटों की बाढ़ आ गई। 2024-23 दिसंबर को इलेक्टोरल रोल फ्रीज हो गया और ये 24 तारीख का एक विधानसभा का डाटा नरेला का, सिर्फ एक। 2000 से ज्यादा एप्लीकेशन जमा की जाती है नए वोट बनाने की। वोटर लिस्ट के आरोपों और प्रत्यारोपों को लेकर दोनों ही दल चुनाव आयोग को शिकायत कर चुके हैं। आरोपों की सच्चाई जांच के बाद सामने होगी, लेकिन लोकतंत्र की मर्यादा और शुचिता इस बात से तय होती है कि मतदान निष्पक्ष, बिना धांधली, बिना भय और बिना हेरफेर के हों, और चुनाव आयोग इस बात को सुनिश्चित करता है। फर्जी वोटर को डिलिस्ट करना हो या फिर नए वोटरों को जोड़ना, आयोग एक तय नियम के तहत अपनी जिम्मेदारी निभाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने दिल्ली की बदहाल व्यवस्था पर संगम विहार से आम आदमी पार्टी के विधायक दिनेश मोहनिया को खरी खरी सुनाई।
उन्होंने दिनेश मोहनिया को फोन कर संगम विहार की सड़कों पर पानी भरा होने और स्थानीय विधायक द्वारा क्षेत्र को कूड़ा घर बनाने की भी बात कही। जितने खराब कर रखे हैं ना, शर्म आनी चाहिए। चुल्लू भर पानी के अंदर डूब जा, वो ही लायक हो तुम। यहाँ पे पूरे संगम विहार में पानी भरा हुआ है, कूड़ा पड़ा हुआ है, इतनी गंदगी में रह रहे, खुद बड़े बड़े कोठियों में रहते हो, शर्म नहीं आती तेरे को? बाहर निकल, कहाँ है आप ये बता, इधर आ, हिम्मत है तो मेरे सामने आ, यहाँ पे जनता के बीच में आ। ये जो औरतें है ना, ये तेरा हिसाब करेंगी। जस्ट बिकॉज यू आर एन MLA, यू कैन वेरी गेट अवे विद इट। तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं है, एंड यू हैव द ऑडेसिटी टू टॉक टू मी लाइक दैट। आओ इधर आओ, जनता के बीच में रहो मिस्टर दिनेश मोहनिया, नहीं तो ये जनता तुम्हें ऐसा सबक सिखाएगी ना। निकल के आ यहाँ पे, मैं देखती हूँ किस मुंह से आएगा। कूड़ा पड़ा है, पूरे संगम विहार को कूड़ा बचा रखा है। जनता नर्क में रहे और तुम बड़ी बड़ी कोठियों में रहो। कहाँ है तेरा घर? आती हूँ मैं, ये सारा कूड़ा तेरे घर के बाहर फेंकूंगी। और वहीं दिल्ली में अवैध बांग्लादेशी नागरिकों सहित अवैध प्रवासियों के सत्यापन के लिए दक्षिण पश्चिम जिले में अभियान चलाया गया। घर घर जाकर सत्यापन किया गया और लगभग 400 परिवारों की जांच की गई और उनके दस्तावेज जमा किए गए। दिल्ली पुलिस के मुताबिक अभियान के दौरान 15 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा गया। बांग्लादेश से 8 अवैध प्रवासियों को FRRO के माध्यम से बांग्लादेश भेजा गया है। वहीं दक्षिण दिल्ली से पकड़े गए 7 अन्य बांग्लादेशी नागरिकों को डिपोर्ट किया गया। ये कार्रवाई कई टीमों द्वारा मतदाता पहचान पत्र और आधार कार्ड सत्यापित करने और संदिग्ध प्रवासियों की पहचान करने के लिए झुग्गी झोपड़ियों और संदिग्ध क्षेत्रों का दौरा करने के बाद की गई। साउथ डिस्ट्रिक्ट दिल्ली पुलिस ने एक मुहिम चला रखी है, जैसे कि पूरी दिल्ली पुलिस में चल रही है, जिसके तहत इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट्स पकड़े जा रहे हैं। हमारे जिले ने लास्ट वीक 5 इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट्स पकड़े थे। उसी केस में आगे काम करते हुए फर्दर इंटेलिजेंस डेवलप करने के बाद हम लोगों ने 7 नए बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट्स पकड़े हैं, जिसके अंदर 5 महिलाएं और 2 पुरुष हैं। इनके पास बांग्लादेशी IDs मिली हैं हमको। ये लोग कुछ लोग कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते थे, कुछ लोग ब्यूटी पार्लर में काम करने की तैयारी कर रहे थे और इनसे बांग्लादेशी IDs मिली हैं। इनको फर्दर वेरिफिकेशन के बाद डिपोर्ट कर दिया गया थ्रू FRRO। फर्जी पासपोर्ट रैकेट पर पश्चिम बंगाल के ADG लॉ एंड ऑर्डर जावेद शमीम ने कहा है कि पासपोर्ट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कई एजेंसियां शामिल होती हैं, इसलिए कोलकाता पुलिस पहले से ही पासपोर्ट को लेकर विस्तृत जांच कर रही है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भी कुछ आदेशों में बदलाव के लिए लिखा है। जावेद शमीम ने कहा कि हम पहले से ही उस प्रक्रिया को लागू कर रहे हैं जहां सुरक्षा की अतिरिक्त परतें बढ़ाई जाएंगी ताकि प्रत्येक व्यक्ति का सत्यापन ठीक से हो सके। पश्चिम बंगाल पुलिस, कोलकाता पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां हम सब मिलकर प्रयास कर रहे हैं कि सांप्रदायिक सद्भाव या किसी अन्य सुरक्षा मुद्दे पर कोई समझौता ना हो। पासपोर्ट एक प्रोसेस है जहां बहुत से एजेंसीज इन्वॉल्व हैं, ठीक है। सो कैलकाटा पुलिस एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी पासपोर्ट को लेकर के कर रहा है, जहां हमने कुछ लैकुनेस पाए हैं। कुछ ऑर्डर्स को भी मॉडिफिकेशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल इज आल्सो राइटिंग आउट। एडिशनल लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी बढ़ाई जाएगी ताकि कोई किस्म का भी गलत आदमी के पास इंडियन पासपोर्ट ना पहुंचे। बंगाल पुलिस हो, कैलकाटा पुलिस हो, सेंट्रल एजेंसीज हो, सब मिलके हम लोग प्रयास कर रहे हैं ताकि बंगाल में और इंडिया का कोई किस्म का नेशनल सिक्योरिटी का इशू हो, कम्युनल हार्मनी का इशू हो, कोई और भी सिक्योरिटी का जो इशू हो, वो कोई तरफ से भी कॉम्प्रोमाइज ना हो, इसको हम लोग पूरा अपनी तरफ से इंश्योर कर रहे हैं। और वहीं उत्तर प्रदेश में संभल जिले के चंदौसी में मिली बावड़ी की दीवार पर मकान का निर्माण हुआ है। इस बीच बावड़ी की खुदाई 9वें दिन भी जारी रही। चंदौसी नगर में रहने वाले कौशल किशोर ने बताया कि इस बावड़ी के असली हकदार राजा चंद्र विजय सिंह ने उन्हें अपना प्रतिनिधि नियुक्त करते हुए एक पत्र जिलाधिकारी को लिखा है। इस संबंध में जिलाधिकारी संभल डॉक्टर राजेंद्र पैंसिया ने बताया कि बावड़ी की खुदाई हमारे मजदूर लगातार कर रहे हैं और वहां पर किसी भी प्रकार के अतिक्रमण को नहीं रहने दिया जाएगा और जो भी अतिक्रमण है उसे हटाया जाएगा। जो हमारे श्रमिक हैं वो वहाँ काम कर रहे हैं और उसके चारों ओर जो अतिक्रमण है उनको भी हमने कहा है कि अपना अतिक्रमण हटा लें, क्योंकि तालाब पर, बावड़ी पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। जो अतिक्रमण है वो 100% दूर होगा। आदरणीय राजा साहब ने तो मुझे अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया है। जो यहाँ की उनकी संपत्ति है, DM साहब के लिए पत्र भी लिखा है, आज हम देने जा रहे हैं, आज की तारीख की पत्र है। उनकी ओर से हम लोग उनकी जो संपत्ति भूमाफियाओं ने दबा रखी है तो वो हम प्रशासन के संज्ञान में लाकर उनकी संपत्तियों को उजागर करेंगे और भूमाफियाओं से मुक्त करेंगे।
बिहार लोक सेवा आयोग की 17वीं पीटी परीक्षा को रद्द कर पुनर्परीक्षा की मांग को लेकर कई दिनों से धरने पर बैठे छात्र रविवार को छात्र संसद में भाग लेने के लिए गांधी मैदान पहुंच गए। हालांकि जिला प्रशासन ने छात्र संसद की अनुमति नहीं दी थी। इस बीच जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर जैसे नेता धरना स्थल पर पहुंचे। गांधी मैदान से राजभवन तक मार्च निकाला गया और इस दौरान प्रदर्शनकारियों को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को बल का भी प्रयोग करना पड़ा। बिहार में रविवार को 17वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा को रद्द कराने की मांग को लेकर बीपीएससी अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन करने के लिए पटना के गांधी मैदान पहुंचे। गांधी मैदान में छात्र संसद कार्यक्रम के लिए अनुमति नहीं मिलने के बावजूद बीपीएससी अभ्यर्थियों ने गांधी प्रतिमा के नीचे बैठकर नारेबाजी की। इस बीच जनसुराज प्रमुख प्रशांत किशोर भी बीपीएससी अभ्यर्थियों के प्रदर्शन में शामिल होने के लिए गांधी मैदान पहुंचे। दरअसल उन्होंने ही रविवार को गांधी मैदान में छात्र संसद की घोषणा की थी। जनसुराज प्रमुख प्रशांत किशोर ने बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ गांधी मैदान से राजभवन तक मार्च भी निकाला। 912 केंद्र थे, 911 केंद्रों पर परीक्षा सफल हुई, कोई दिक्कत नहीं हुई। सिर्फ एक केंद्र पर गड़बड़ी हुई जिसको कि कैंसिल किया गया। अगर आज सबको कैंसिल कर दिया जाएगा तो 911 केंद्र वाले लोग भी तो हैं, वो भी तो हमारे बच्चे हैं, उनका भविष्य क्या होगा। गांधी मैदान में छात्र संसद कार्यक्रम को देखते हुए सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए। प्रशासन ने प्रतिबंधित क्षेत्र में धरना प्रदर्शन को आदेश का उल्लंघन मानते हुए एफआईआर दर्ज करने की बात कही। बीपीएससी की 17वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा 13 दिसंबर को आयोजित हुई थी। परीक्षा वाले दिन पटना के एक सेंटर पर हंगामा हुआ। हालांकि उस हंगामे के बीच परीक्षा आयोजित की गई थी। बाद में उस सेंटर पर परीक्षा को रद्द कर दिया गया और 4 जनवरी को उसी सेंटर पर दोबारा परीक्षा कराने का फैसला लिया गया। लेकिन अब छात्रों ने पूरी परीक्षा को रद्द करने की मांग की है। इसको लेकर पटना में बीपीएससी कार्यालय के बाहर उनका विरोध प्रदर्शन जारी है। अभ्यर्थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने पर अड़े हुए हैं। इससे पहले प्रदर्शनकारी छात्र आयोग के अधिकारियों के साथ पटना में बातचीत के प्रस्ताव को अस्वीकार कर चुके हैं। छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच आयोग ने ये साफ कर दिया है कि परीक्षा को रद्द किए जाने का सवाल ही नहीं उठता। आयोग का कहना है कि ये प्रदर्शन प्रायोजित है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और उधर सुरक्षा बलों को अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में बड़ी सफलता हाथ लगी है। एक समन्वित और संयुक्त अभियान में मियाओ विजयनगर के पास सामान्य क्षेत्र से एक हथियारों का जखीरा बरामद किया गया है और इस संयुक्त अभियान को भारतीय सेना और असम राइफल्स ने अरुणाचल प्रदेश पुलिस के समन्वय से अंजाम दिया। विशेषज्ञ टीमों की तरफ से व्यापक तलाशी के दौरान विशेषज्ञ ड्रोन, ट्रैकर कुत्ते, धातु पहचानक जैसे उपकरणों का उपयोग किया गया। अभियान के दौरान कई स्थानों से कुल 10 प्रकार की असॉल्ट राइफलें बरामद की गई, जो इस क्षेत्र में अब तक की सबसे बड़ी बरामदगियों में से एक मानी जा रही है। हथियार एक जंगली इलाके में छिपाए गए थे। माना जा रहा है कि हथियार ENNG द्वारा पिछले साल आत्मसमर्पण करने से पहले दफनाए गए थे। अभियान को शुरू करने से पहले सुरक्षा कर्मियों ने नाम दफा रिजर्व फॉरेस्ट में मौजूद पर्यटकों को सुरक्षित निकाला। उसके बाद इस अभियान को शुरू किया गया ताकि ये हथियारों का जखीरा उग्रवादियों के हाथों में ना पड़ जाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश के महू में भारतीय सेना के प्रशिक्षण संस्थान एडवांस इंक्यूबेशन एंड रिसर्च सेंटर और इन्फेंट्री संग्रहालय का दौरा किया, जहां उन्हें इन्फेंट्री के इतिहास के साथ साथ इन्फेंट्री में आधुनिक उपकरणों को शामिल करने के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान उनके साथ थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी और भारतीय सेना के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। इस मौके पर रक्षा मंत्री ने भारतीय सेना के जवानों के साहस और सतर्कता की सराहना की। रक्षा मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार का लक्ष्य 2047 तक भारत को एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाना है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सशस्त्र बल महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। भारतीय नौसेना 4 जनवरी को विशाखापत्तनम के आरके बीच पर एक भव्य ऑपरेशनल प्रदर्शन करेगी। कार्यक्रम में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। पूर्वी नौसेना कमान इस कार्यक्रम को लेकर पूर्वाभ्यास करने में जुटी हुई है। आंध्र प्रदेश के रामकृष्ण तट पर ऑपरेशनल प्रदर्शन की तैयारियां जोरों पर हैं।
और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी त्रिपुरा के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। केंद्रीय मंत्री ने त्रिपुरा के चारीलाम में अक्षय ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित प्रमुख योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा की। साथ ही उन्होंने पीएम कुसुम योजना के तहत स्थापित 27 एसपीवी पंपों, 35 एसपीवी स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम का भी निरीक्षण किया। केंद्रीय मंत्री ने योजना के लाभार्थियों से भी बातचीत की। और वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा में संबलपुर के तपस्विनी हॉल में द सागा ऑफ कुडोपाली द अनसंग स्टोरी ऑफ 1857 नामक पुस्तक का विमोचन किया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। और बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि इसके लिए राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। अनुराग ठाकुर ने कहा कि 2013 में यूपीए सरकार ने ही तय किया था कि अंतिम संस्कार कहां होगा, जबकि मोदी सरकार ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद कैबिनेट बैठक बुलाकर उनको श्रद्धांजलि दी और उनका स्मारक बनाने के लिए जगह की मंजूरी दी। कांग्रेस ने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की मृत्यु पर भी राजनीति करने का प्रयास किया। क्या नेहरू गांधी परिवार इस स्तर तक गिर जाएगा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नाम पर उनकी मृत्यु पर भी राजनीति करेगा? और राहुल गांधी जी को तो देश से माफी मांगनी चाहिए। 2013 में किसकी सरकार थी? आपकी ही यूपीए की सरकार थी। आपने ही निर्णय लिया था कि कहां पर संस्कार होंगे, जबकि मोदी सरकार ने आकर कैबिनेट मीटिंग बुलाकर जहां एक और उनको श्रद्धांजलि दी, वहीं पर उनका स्मारक बनाने के लिए जगह की मंजूरी दी। और असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने धर्मनगरी हरिद्वार का दौरा किया। यहां उन्होंने नारायणी शिला मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के द्वारा लगातार योजनाओं को लेकर की जा रही घोषणाओं पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि अगर आपको योजनाएं लानी ही थी तो अब तक लानी चाहिए थी। अरविंद केजरीवाल जी को 10 साल समय मिले तो अगर आपको योजना लाना ही था अब तक लाना चाहिए था। अभी चुनाव घोषणा होने के लिए 10 दिन है, 5 दिन है, 20 दिन है। आप अभी क्या स्कीम का बारे में बोल रहे हैं? लोगों का आप इतना भी लोगों को इतना मत समझो कि लोग कोई नहीं देखता है, लोगों ने कोई नहीं जानते हैं। अगर आपको स्कीम लाना ही था, आपको किसने मना किए थे अब तक? हरियाणा सरकार गंभीर बीमारियों की रोकथाम के लिए निरंतर प्रयासरत है, जिससे आम जनता को इनसे होने वाले गंभीर परिणामों से बचाया जा सके। इसी कड़ी में हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में मलेरिया रोकथाम हेतु जिला मलेरिया विभाग द्वारा किए गए प्रयासों के सार्थक परिणाम सामने आए हैं। विभाग द्वारा किए गए प्रयास और जन समुदाय की भागीदारी से पिछले 3 वर्षों में मलेरिया का एक भी मरीज सामने नहीं आया। विभाग के कर्मचारी अपने क्षेत्र में लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। ये लोगों के घरों से पानी का सैंपल लेकर अपनी लैब में टेस्ट भी करते हैं। जिला कुरुक्षेत्र पिछले 4 सालों से मलेरिया के उन्मूलन के फेस में है। हमारा उद्देश्य अब ये रहेगा कि किस तरह से हम लोगों को उस उन्मूलन को, उस अपनी कैटेगरी को वहीं पे एग्जिस्ट रखना है, ताकि फिर से किसी एरिया में हमारा कोई मलेरिया का केस रिपोर्ट ना हो, जिसके लिए हम हमारी टीम के साथ मिलकर भरसक प्रयास कर रहे हैं। हमारे ज़िले में लगभग 125 टीम्स बनाई गई हैं, जो कि सभी गाँवों में, शहरों में, हर जगह पर जाके मलेरिया से संबंधित एक्टिविटीज़ करती हैं, जिसके लिए हम लोगों ने ब्लॉक लेवल पे रैपिड रिस्पांस टीम बनाई गई है। स्वास्थ्य विभाग, हमारे वर्कर्स, हमारा पूरा स्टाफ इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है कि हम हमारे ज़िले को मलेरिया मुक्त घोषित करने की कोशिश करें। और इसी संदर्भ में जो हमारा अभियान है उसके तहत पिछले लगभग 3-3.5 साल से हमारे ज़िले में मलेरिया का कोई भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। जो अभी परिणाम आए हैं ना जीरो मलेरिया का, तो ये जो है हमारी भागीदारी के अनुसार ही आए हैं। तो हम जो है फील्ड में जाके काम करते हैं, घर टू घर लोगों को जागरूक करते हैं। हमारा काम क्या होता है कि हम घरों में जाते हैं लोगों को, तो उनको वीबीडी के बारे में बताते हैं, जैसे वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। तो हम उनको बताते हैं कि छत के ऊपर जैसे कोई भी बर्तन नहीं होना चाहिए, उसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए। जो बर्तन
छत के ऊपर कोई बर्तन है तो उसको हम उल्टा करके रख दें। महाकुंभ नगर के सेंट्रल हॉस्पिटल में रविवार को चिकित्सकों ने पहली डिलीवरी कराने में सफलता प्राप्त की है। सेंट्रल हॉस्पिटल में डॉक्टर गौरव दुबे के नेतृत्व में 3 चिकित्सकों की टीम ने मिलकर महिला का प्रसव कराया। नोडल चिकित्सा स्थापना डॉक्टर गौरव दुबे ने बताया कि महाकुंभ नगर में यहां सेंट्रल हॉस्पिटल में पहले बालक का जन्म हुआ है। 20 वर्षीय महिला सोनम को पुत्र की प्राप्ति हुई है। उन्होंने बताया कि जच्चा और बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ हैं। उल्लेखनीय है कि महाकुंभ मेला क्षेत्र के परेड में स्थापित अस्थायी अस्पताल में पहली बार डिलीवरी की सुविधा भी प्रदान की जा रही है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो सोमवार रात यानी 30 दिसंबर को 9:58 पर अपना अंतरिक्ष डॉकिंग प्रयोग स्पेडेक्स लॉन्च करने जा रहा है। इस लॉन्चिंग के साथ ही इसरो अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक बड़ी छलांग लगाने के लिए तैयार है। इसके साथ ही इस मिशन के बाद भारत स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दुनिया के उन अमेरिका, रूस और चीन जैसे 3 देशों के एलीट क्लब में शामिल हो जाएगा। बाहरी अंतरिक्ष में 2 अंतरिक्षयान या उपग्रहों की डॉकिंग करने की इसमें क्षमता है और इस मिशन को PSLV C60 के जरिए श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। ये इसरो का साल 2024 का आखिरी मिशन है। ये मिशन रिसर्च और सहयोग के लिए नए रास्ते खोलेगा। इससे ग्लोबल स्पेस कम्युनिटी में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में भारत की भूमिका मजबूत होगी। इसरो के मिशन में 2 अंतरिक्ष यान चेजर और टारगेट होंगे। इनमें से प्रत्येक का वजन जो है वो 220 किलोग्राम है। PSLV C60 के जरिए दोनों अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की सतह से लगभग 470 किलोमीटर ऊपर निचली पृथ्वी कक्षा में स्थापित किया जाएगा। AI ने एक ऐसी दुनिया के विकल्प खोले हैं जहां रचनात्मकता अब सीमित संसाधनों या वित्तीय बाधाओं से बंधी नहीं है। हाल ही में AI निर्मित सिंगर माया के गीत कौन है ये ने सभी को चौंका दिया है। दिल्ली के 2 युवाओं ने अपनी तरह की पहली हिंदी AI सिंगर माया को इजाद किया है, जिसे काफी पसंद भी किया जा रहा है। कैसी लहरें हैं मेरी यादों में, थोड़ी थोड़ी सी जाने पहचानी सी, दिल था भी खुद में, इसको बहलाया कौन है ये। संदीप त्रिपाठी और अभिजीत साहू, दिल्ली के 2 युवाओं ने बनाई पहली AI हिंदी गायिका माया। जनरेटिव आर्ट और मनोरंजन उद्योग में मचा तहलका। हिंदी भाषा की आर्ट जनरेटेड गायिका और मॉडल माया का पहला गाना कौन है ये YouTube पर धमाल मचा रहा है। मेरी ख्वाबों में हल्की हल्की सी दिल नशी सी, दिल था भी खुद में, इसको बहलाया कौन है ये। यह अत्याधुनिक तकनीक और रचनात्मक अभिव्यक्ति का एक बेहतरीन मिश्रण है। ये गाना अपने शानदार वीडियो के साथ कंटेंट निर्माण में एक नए युग की शुरुआत है, जहां देश के युवाओं के हुनर को एक नया आयाम मिला है। ट्रैक कौन है ये जल्द ही दुनिया भर के प्रशंसकों को सभी प्रमुख स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा। हमने शुरू अराउंड अक्टूबर में करा था, तो मतलब करना इस GPU आने के बाद, बट उसके बाद हमने एक्सपेरिमेंटेशन बहुत करी तो उसमें बहुत टाइम लगा। फिर जब हमें आइडिया आया कि हमें म्यूज़िक वीडियो बनाना है तो वो हमने अराउंड दिसंबर में ही शुरू करा था, अराउंड दिसंबर 8-9 के अराउंड। तो हमें उसके बाद 2-3 हफ्ते लगे इसको बनाने में, इसको अचीव करने में। माया के निर्माण में कई AI प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया गया है। माया की भावनात्मक क्षमताओं, व्यक्तित्व और आवाज से लेकर उसकी ऑन स्क्रीन उपस्थिति तक हर एक पहलू पर बारीकी से काम किया गया है। तकरीबन 3 हफ्ते की मेहनत के बाद AI का ये नायाब करिश्मा आज सबको झूमने पर मजबूर कर रहा है। हमारा वर्क फ्लो जिस हिसाब से रहा है कि पहले हमें कैरेक्टर को रियल लाइफ में लाना था कि एग्जैक्टली हमारा कैरेक्टर कौन होगा या कौन होगी। हमने यहाँ पे जैसे माया को क्रिएट किया है तो हम लोगों ने एक तरीके का पहले अपने माइंड में विजनाइज किया कि किस हिसाब से वो दिखती होगी, कैसे उसके बाल होंगे, हाउ इज़ दी पर्सनैलिटी एंड ऑल दैट स्टफ। फिर हम लोगों ने फ्लक्स का इस्तेमाल किया और भी बहुत सारे मॉडल्स हैं वैसे मार्केट में, रियल विज हो गया, जगरनॉट हो गया, बहुत सारे टूल्स का हम लोगों ने इस्तेमाल किया देखने के लिए कि कैसे एक रियलिस्टिक इमेज आ सकता है। फिर हमने अपना मॉडल भी ट्रेन किया था कि कंसिस्टेंटली हम वो सेम इमेजेस भी क्रिएट कर पाएँ। उस मॉडल को क्रिएट करने के बाद हम बहुत सारे शॉट्स क्रिएट कर पाए। तो काफ़ी हद तक हम लोगों ने कम्फी UI, फ्लक्स, जगरनॉट, स्टेबल डिफ्यूजन, इन तरीके के ओपन सोर्स टूल्स का इस्तेमाल किया है। हुनर से लबरेज इन दोनों युवाओं के लिए माया बस एक शुरुआत भर है।
इनका मिशन एआई से बनी एनिमेटेड फिल्मों और लघु फिल्मों के जरिए संभावनाओं से भरे एआई जनरेटेड मनोरंजन क्षेत्र में बुलंदियां छूने का है। डॉक्टर चंद्रशेखर, डीडी न्यूज। कौन है ये? पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बर्फबारी और मैदानी इलाकों में हुई बारिश के बाद ठंड और बढ़ने के आसार हैं। उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के कई हिस्सों में तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। पहाड़ों पर बर्फबारी, मैदानी इलाकों में ठिठुरन, बर्फबारी का आनंद लेने उमड़े सैलानी। दिक्कतों से बचने के लिए बरतें सावधानी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में लगातार हो रही बर्फबारी से मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। रिकॉर्ड बारिश और बर्फबारी से पूरे उत्तर और मध्य भारत में ठिठुरन बढ़ गई है। सर्दी के साथ ही कोहरा भी सितम ढा रहा है। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, पंजाब और हरियाणा समेत उत्तर भारत में घने कोहरे का अनुमान लगाया है। साथ ही कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना और उत्तर पश्चिम तथा मध्य भारत के कई हिस्सों में तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट की बात कही है। We are expecting temperature will fall gradually up to 3 to 5 degrees Celsius over many parts of northwest India and central India. जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थल भारी बर्फबारी के कारण सफेद परिलोक में तब्दील हो चुके हैं, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में पर्यटक मौसम और नए साल का आनंद लेने के लिए इन जगहों पर उमड़ रहे हैं। बर्फ का आनंद जो है ले रहे हैं। बहुत सारे सैलानी भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। काफ़ी दिनों के बाद बर्फ़ देखी, काफ़ी 2-3 साल के बाद बर्फ़ पड़ी चंबा में। बर्फ़ का आनंद लेने के लिए आए हुए हैं। 2 दिन से भारी हिमपात हुआ है यहाँ पे मनाली में। अब जो है 2 दिन के बाद जो है मौसम आज साफ है, तो बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत पर्यटक आ रहे हैं मनाली में। बर्फबारी से जहां सैलानियों के चेहरों पर चमक आ गई है, वहीं सावधानी न बरतने पर दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। अक्सर पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी होने के बाद रास्ते का बंद होना बेहद आम बात है। ऐसे में खाने पीने का जरूरी सामान साथ होना चाहिए। बर्फबारी या हिमस्खलन के बीच किसी जगह पर फंस जाने की स्थिति में अपना बचाव करने की आवश्यक जानकारी होनी चाहिए। इसी तरह बर्फबारी के दौरान रास्ता भटकने की स्थिति में खुद को बचाने और अपने शरीर को गर्म रखने के सभी उपाय करने जरूरी हैं। ऐसे में कुछ सूखी लकड़ियां और गर्म कपड़े अपने पास होने चाहिए। बर्फबारी के बीच रास्ता भटकने पर सबसे पहला काम अपने मन को शांत करना होता है। खुद को बचाने के लिए स्नो केव का सहारा भी लिया जा सकता है। बर्फबारी में घिर जाने की स्थिति में प्यास बुझाने के लिए बर्फ खाने की गलती ना करें। ऐसे में बर्फ को बोतल या किसी भी दूसरी चीज में भरकर अपने कपड़ों के अंदर छिपा लें। आपके शरीर की गर्मी इस बर्फ को अपने पानी में बदल देगी, जिसको आप पीकर अपनी प्यास बुझा सकेंगे। भारी बर्फ के बीच अपने हाथों और पांव की उंगलियों को चलाते रहें, साथ ही अपने सिर को भी हरकत देते रहें। इस तरह की अन्य सावधानियों की जानकारी होना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और देश के पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया है और भारी बर्फबारी हो रही है। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने चमोली जिले में 24 घंटे तक 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमस्खलन की चेतावनी दी है और ऑरेंज अलर्ट लेवल 3 जारी किया है। इस संबंध में एहतियात बरतने के लिए प्राधिकरण ने चमोली के जिलाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। हिमाचल के लाहौल घाटी में लगातार 2 दिनों से जमकर बर्फबारी हुई है। भारी बर्फबारी के कारण सड़क मार्ग अवरुद्ध हो गया है। सीमा सड़क संगठन ने अटल टनल रोहतांग के नॉर्थ पोर्टल से थिरोट तिंदी तक सड़क मार्ग से बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया है। बीआरओ ने तांदी से दारचा तक के सड़क मार्ग से भी बर्फ हटाने का कार्य शुरू कर दिया है। बीआरओ ने जल्द ही सड़क मार्ग पर वाहनों की आवाजाही सुचारू करने का आश्वासन दिया है। और हिमाचल प्रदेश में नए साल के जश्न को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। नए साल का जश्न मनाने के लिए पर्यटक भारी संख्या में प्रदेश के पर्यटन स्थलों का रुख कर रहे हैं। आगामी 4 जनवरी तक होटलों में एडवांस बुकिंग चल रही है। उम्मीद की जा रही है कि बर्फ की चाह में पर्यटकों की संख्या पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ सकती है।
प्रदेश पर्यटन विकास निगम के प्रबंध निदेशक राजीव कुमार ने कहा कि शिमला, मनाली और धर्मशाला के होटलों ने अभी से ही 80 से 90% तक एडवांस बुकिंग हो चुकी है। उन्होंने कहा कि बर्फ पड़ने की वजह से इस साल पिछले वर्ष के मुकाबले पर्यटकों का ज्यादा रुझान देखने को मिल रहा है। पिछले साल के मुकाबले जो है एकदम से जंप आया है, क्योंकि स्नोफॉल के बाद एकदम से आपने देखा कि जैसे स्नोफॉल उससे अगले दिन ही यहाँ पे आप मॉल रोड पे देखें, होटल की ऑक्यूपेंसी देखें, एकदम से काफ़ी जंप आया। पिछले साल के कंपैरिजन लगभग अगर देखा जाए तो 20-30 के आसपास जो है परसेंट जो है, मुझे लगता है कि ये जो है इम्प्रूव हुआ है। और इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, आप मॉल रोड पे जाइए या होटल्स में देखिए ऑक्यूपेंसी जो हर जगह टूरिस्ट आ रहे हैं। जो न्यू ईयर की प्रेपरेशन है उसको लेकर के तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में जिलाधीश महोदय की अध्यक्षता में एक बैठक हो चुकी है और बहुत सारे विभाग इसमें स्टेक होल्डर हैं। पुलिस प्रमुखता से अपनी भूमिका निभाती है, तो उसमें सभी को जो AOR है, सभी का एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको डिफ़ाइन किया गया है और सभी का कार्य चिन्हित है। तो अभी आने वाले समय में अगर स्नो को लेकर के कोई चैलेंजेस आते हैं, जैसे कि अभी पीछे भी हमने देखा 2-3 दिन पहले दिसंबर महीने में बहुत सालों के बाद बर्फ़ का आगमन हुआ और उसको लेकर के भी हमने अपनी जिस प्रकार की प्रेपरेशन की थी उसको अच्छे से एग्जीक्यूट किया है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया में यहूदी त्योहार हनुक्का के उत्साह के साथ इसे मनाया गया और उत्सव के समय मुंबई में इजराइल के महावाणिज्य दूत कोबी शोशानी भी मौजूद रहे। उधर नेपाल के चितवन के सौराहा में 5 दिवसीय 18वां हाथी और पर्यटन महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें देसी विदेशी पर्यटक चितवन राष्ट्रीय उद्यान में आ रहे हैं। यह महोत्सव अंग्रेजी नववर्ष का जश्न मनाने और क्षेत्रीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जाता है। चितवन का लोकप्रिय हाथी महोत्सव 30 दिसंबर तक जारी रहेगा। महोत्सव में हाथी की सैर, हाथी स्नान, हाथी फुटबॉल, सौंदर्य प्रतियोगिताएं, कला और संस्कृति सहित झांकी प्रदर्शन भी किया जाता है। I am the president from Elephant Cooperative Society, Sauraha, and this time we are organizing 18th edition of Chiton Elephant Festival. So in every edition we have a different games like the elephant calf, they play football, and we celebrate like one day we celebrate elephant picnic, and there is a beauty contest. The elephant, healthy elephant that win the title. मैं काठमांडू से आई हूँ। यहाँ जो हाथी महोत्सव चल रहा है, ये वर्षों से चलते आ रहे हैं। प्रत्येक वर्ष, हर एक वर्ष ये महोत्सव यहाँ चलता है। बहुत आकर्षक, यहाँ का सबसे आकर्षक ये हाथी महोत्सव, जंगल सफारी ये है। चितौन सौराहा इंटरनेशनल टूरिज्म प्लेस भी है। जो भी यहाँ आएगा वाइल्ड एनिमल देखने को लिए नहीं आएगा, प्रत्यक्ष फेस टू फेस वाइल्ड एनिमल देखने को यहाँ मिलेगा। दक्षिण कोरिया के मुआन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर हुए भीषण हवाई हादसे में 179 लोगों की मौत हो गई। दुर्घटना इतनी खौफनाक थी कि विमान पर सवार 181 लोगों में से केवल 2 ही बचाए जा सके। जानकारी के अनुसार जेजू एयरलाइंस के विमान से पक्षी टकराया, जिसके बाद उसकी आपात लैंडिंग हुई। लैंडिंग के समय विमान के पहिए नहीं खुले और लैंडिंग गियर संचालित नहीं हुए। विमान रनवे पर फिसलता हुआ दीवार से टकराया और भयानक आग भड़क उठी। घटना के तुरंत बाद राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया गया, लेकिन केवल 2 लोग ही बचाए जा सके। ये दोनों चालक दल के सदस्य हैं। आग इतनी भीषण थी कि मृतकों की पहचान सुनिश्चित करने में दिक्कत आ रही है। इस बीच कोरिया एयरपोर्ट कॉरपोरेशन ने मुआन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से सभी उड़ानें रद्द कर दी हैं। दुर्घटना की भेंट चढ़ने वालों में 2 थाई नागरिक भी शामिल हैं। राहत और बचाव कर्मियों ने मलबे से ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिए हैं। दक्षिण अफ्रीका ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बना ली है। टेम्बा बावुमा की कप्तानी वाली टीम ने एक रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान को 2 विकेट से हरा दिया और पहली बार खुद को विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के खिताबी मुकाबले में पहुंचा दिया। सेंचुरियन में खेले गए इस मुकाबले के चौथे दिन दक्षिण अफ्रीका ने कगिसो रबाडा और मार्को यानसान की
9वें विकेट के लिए ताबड़तोड़ 51 रनों की नाबाद साझेदारी के दम पर हार को जीत में बदल दिया। वहीं दूसरी पारी में मोहम्मद अब्बास के 6 विकेट भी पाकिस्तान को जीत नहीं दिला सके। मेलबर्न टेस्ट के चौथे दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी में 9 विकेट खोकर 228 रन बना लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया की कुल बढ़त 333 रनों की हो गई है। सैम कॉन्स्टास 8 रन बनाकर बुमराह की गेंद पर बोल्ड हुए। वहीं उस्मान ख्वाजा को सिराज ने आउट किया। स्टीवन स्मिथ भी सिराज का ही शिकार बने। इसके बाद जसप्रीत बुमराह ने ट्रेविस हेड, मिशेल मार्श और एलेक्स कैरी को आउट कर ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी। ट्रेविस हेड को आउट करने के साथ ही बुमराह ने टेस्ट में अपने 200 विकेट पूरे किए। और वहीं इससे पहले भारत ने अपनी पहली पारी में 369 रन बनाए। नीतीश कुमार रेड्डी ने भारत की तरफ से सर्वाधिक 114 रनों की पारी खेली। पहली पारी के आधार पर ऑस्ट्रेलिया को 105 रनों की बढ़त हासिल हुई। भारतीय क्रिकेट टीम के गेंदबाज जसप्रीत बुमराह 20 से कम औसत के साथ 200 विकेट लेने वाले भारत के पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं। बुमराह ने यह रिकॉर्ड भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रहे टेस्ट सीरीज के दौरान मेलबर्न में चल रहे चौथे टेस्ट मैच में बनाया है। बुमराह ने यह उपलब्धि अपने 44वें टेस्ट में हासिल की है। जसप्रीत बुमराह की इस उपलब्धि पर बीसीसीआई ने उन्हें बधाई दी। बुमराह ने महज 19.38 के औसत के साथ अपने 200 विकेट पूरे किए हैं। प्यूर्टो रिका के बॉक्सर पॉल बाम्बा का 35 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। पॉल बाम्बा पिछले हफ्ते ही न्यू जर्सी में रोजिलिया मेडिना को हराकर WBA गोल्ड क्रूजर वेट विश्व चैंपियन बने थे। ये जीत 2024 में नॉकआउट से उनकी 14वीं जीत थी। नवंबर में बाम्बा को अपनी प्रबंधन कंपनी में शामिल करने वाले गायक ने यो ने इंस्टाग्राम पर बाम्बा के परिवार के साथ एक संयुक्त बयान में बाम्बा के निधन की पुष्टि की। और भारतीय शतरंज खिलाड़ी कोनेरू हम्पी साल 2024 की फीडे महिला विश्व रैपिड चैंपियन बन गई हैं। कोनेरू हम्पी ने इंडोनेशिया की आयरिन सुकंदर को मात दी। ये कोनेरू हम्पी का दूसरा विश्व रैपिड खिताब है और इससे पहले वे 2019 में ये खिताब अपने नाम कर चुकी हैं। भारतीय ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी ने रविवार को दूसरी बार विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। खिताबी मुकाबले में उन्होंने इंडोनेशिया की इरीन सुकंदर को हराया और देश का नाम रोशन किया। उनकी इस खास उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी। पीएम ने एक्स पर हम्पी को शुभकामनाएं देते हुए लिखा, 2024 फिडे महिला विश्व रैपिड चैंपियनशिप जीतने पर कोनेरू हम्पी को बधाई। उनकी दृढ़ता और प्रतिभा लाखों लोगों को प्रेरित करती है। ये जीत और भी ऐतिहासिक है क्योंकि ये उनका दूसरा विश्व रैपिड चैंपियनशिप खिताब है, जिससे वो ये अविश्वसनीय उपलब्धि हासिल करने वाली एकमात्र भारतीय बन गई हैं। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।